नमस्ते, ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम कक्षा 10 का जो सेकंड टॉपिक है व्याकरण का विशेषण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर होता है, उसके कितने भेद होते हैं, भेदों के भी कितने उपभेद होते हैं, और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उन सब का अध्ययन है आज की क्लास में हम करेंगे। अर्थ की बात आती है। विशेषण, विशेषण का अर्थ विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषता बताने वाला शब्द अर्थात जो शब्द है किसी की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण अर्थ है। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द। अब इसकी विस्तृत अगर परिभाषा देखी जाए, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का, विशेषता में भी गुण, दोष, संख्या, परिमाण का बोध करवाते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, जिसमें गुण भी आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, संख्या है, परिमाण, इन सब का जो बोध करवाते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे फूल सुंदर है, रतन ईमानदार है, अगरबत्ती सुगंधित है, और यहाँ देखिए फूल सुंदर है। फूल है, उसकी विशेषता बताई जा रही है किस शब्द के द्वारा? सुंदर शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। तो सुंदर शब्द यहाँ क्या हुआ? विशेषण हुआ। सुंदर शब्द है वो विशेषण हुआ। रतन ईमानदार है, रतन है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि रतन कैसा व्यक्ति है? ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ जो विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ईमानदार शब्द यहाँ क्या है? विशेषण है। अगरबत्ती सुगंधित है, अगरबत्ती है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसमें खुशबू है, सुगंधित है, फूल सुगंधित है, तो खुशबूदार है। ये सब जो विशेषता प्रकट करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। एक बात और यहाँ कि विशेषण शब्दों के प्रयोग से किसी भी शब्द का अर्थ मर्यादित हो जाता है। विशेषण शब्द के प्रयोग करने से किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो मर्यादित हो जाता है। विशेषण शब्द के प्रयोग करने से किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो मर्यादित होता है। जैसे अभी उदाहरण लिखा था मैंने, रतन ईमानदार है, तो यहाँ रतन की विशेषता बताई जा रही है ईमानदार शब्द से। तो इस ईमानदार शब्द के प्रयोग करने से, विशेषण के प्रयोग करने से, इस जो रतन व्यक्ति है उसका मर्यादित रूप है वो हमारे सामने आ जाता है कि रतन है वो ईमानदार है, अर्थात बेईमान नहीं है। तो इससे विशेषण के प्रयोग करने से किसी भी शब्द का अर्थ सीमित, मर्यादित हो जाता है। अब आता है विशेष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये विशेष्य। इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं
और विशेष्य किसे कहते हैं। कई बार जब क्लास में पूछा जाता है विशेष्य किसे कहते हैं, तो अक्सर बच्चे हैं कहते हैं कि विशेषण की जो विशेषता बताई उसे विशेष्य कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, न कि विशेष्य कहते हैं। अब इसे विशेष्य नहीं कहते तो विशेष्य कहते किसे हैं? जिसकी विशेषता विशेषण के द्वारा प्रकट की जाती है। उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण से अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे कि कहा कि नेहा सुंदर है, मोहन चतुर है, तो यहाँ सुंदर शब्द है वो क्या है? विशेषता प्रकट कर रहा है। किसकी? नेहा की विशेषता। तो सुंदर जो शब्द है वो यहाँ क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब इस विशेषण के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है? नेहा की विशेषता प्रकट की जा रही है। तो नेहा यहाँ क्या हुआ? विशेष्य हुआ। यानी जिस शब्द के द्वारा या जिस विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, जिस वस्तु की या जिस संज्ञा की, जिस सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है, वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे मोहन चतुर है, चतुर यहाँ इसकी किसकी विशेषता होगी? मोहन की। तो चतुर शब्द यहाँ विशेषण हुआ, और चतुर जो शब्द है वो किसकी विशेषता आपको प्रकट कर रहा है? मोहन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ मोहन क्या हुआ? विशेष्य हुआ। आया समझ में? आ गया होगा विशेष्य और विशेषण में फर्क। प्रविशेषण। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, ऐसा नहीं होता। विशेषण की जो विशेषता प्रकट करते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखती हूँ मैं, मोहन बहुत अच्छा गाता है। मोहन बहुत अच्छा गाता है। तो अच्छा यहाँ क्या हुआ? उसके गाने की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो अच्छा यहाँ क्या हुआ? विशेषण हुआ। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? मोहन की। तो मोहन यहाँ क्या हुआ? विशेष्य हुआ। मोहन यहाँ विशेष्य हुआ। अब यहाँ एक शब्द और इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा। जो ये बहुत शब्द है वो इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि मोहन है वो अच्छा गाता है, लेकिन बहुत अच्छा गाता है। तो बहुत जो शब्द है वो इस विशेषण की भी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए बहुत शब्द है वो यहाँ क्या हुआ? प्रविशेषण। इसे कहते हैं प्रविशेषण। यानी विशेषण की भी जो विशेषता प्रकट करती हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। और विशेषण शब्दों के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अंतर समझ में आ गया होगा विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण में। अब इसके आगे बात करते हैं भेदों की, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब कुछ विद्वान हैं इसके 4 भेदों को मानते हैं, कुछ है जो 6 भेदों को मानते हैं। और अपने कक्षा 10 की जो बुक है उसमें 6 भेदों का वर्णन किया गया है, इसलिए हम विशेषण के यहाँ 6 भेदों का अध्ययन है वो करेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण के द्वारा, इसकी परिभाषा देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। जब हम परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी वाक्य जब हमारे सामने आते हैं तो उनकी पहचान करना अत्यंत ही आसान हो जाता है। जब परिभाषा हमें अच्छे से आती है
तो हम उस वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है, या ये संख्यावाचक विशेषण है, या ये परिमाणवाचक विशेषण है, या संकेतवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक। उस संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। पांचवा है अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। और छठा है अपना भिन्नतावाचक विशेषण। ये विशेषण के 6 भेद होते हैं, जिनका अध्ययन हम है बराबर करते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करते रहेंगे। तो पहला आता है गुणवाचक विशेषण। अब इनके भी उपभेद होते हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण है, उसका हम जब पढ़ेंगे तो इसके 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। परिमाणवाचक विशेषण आते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण है, उसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण है, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण इन्हें क्यों कहते हैं, वो हम इस परिभाषा जब इसके पढ़ेंगे तब बताएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी, संज्ञा के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। यहाँ भिन्नतावाचक है, जो भिन्नता का बोध है वो करवाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं हम। जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण। अब देखिए, इसमें न केवल अब गुणवाचक है तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल गुणों की बात की जाती है। यहाँ गुण, दोष, रंग, अवस्था, समय, अवधि सबकी बात है इस गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है वो की जाती है, जिसमें गुण, दोष, समय, अवस्था, रंग, गुण, दोष, समय, अवस्था, रंग आदि की बात है वो की जाती है। का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा या जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, समय, अवस्था, रंग आदि का बोध, अवधि का बोध है वो करवाया जाता है। तो भाव, एक यहाँ भाव हो जाता है गुण भाव। गुण, भाव, दोष, समय, अवस्था, रंग आदि का बोध है करवाया जाता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखिए, गुण की बात की जाए तो जैसे कि ईमानदार, चतुर, परिश्रमी। मोहन अत्यधिक परिश्रमी है, रमेश ईमानदार बालक है, वह बहुत चतुर है। तो इस तरह की दोष की बात की जाए तो दोष में जैसे कि बनते हैं कि रमेश मूर्ख है। समय की बात की जाए तो अगला, पिछला, मौसमी, आज, भूत, वर्तमान, भविष्य, इसकी बात की जाती है। अवस्था की बात की जाए तो अवस्था में आ जाता है दुबला, पतला, कमजोर, गीला, नम, सूखा, जला हुआ, भुना हुआ, ये सब आ जाते हैं। अवस्था, रंग, नीला, श्वेत, पीला, हरा। भाव की बात की जाए, सूरता का भाव, वीरता, सूर, वीर, क्रोधी, स्नेही, प्रेमी, ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से बने हुए अगर वाक्य आते हैं
तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा जाए कि रमेश है वो बहुत वीर बालक है, तो इसमें अगर गुणवाचक इसमें विशेषण की पहचान करनी होती है तो सीधा सीधा इसमें भाव आ रहा है कौन सा? ईमानदारी का, वीरता का भाव आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है वो आएगा। दूसरा भेद आता है अपना संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद पढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जब आप सब कक्षा में आएंगे, अपना विधिवत है वो क्लासेस शुरू हो जाएगी, तब आपको इन सब पढ़ाए गए चैप्टर का है वो कक्षा जांच ली जाएगी, टेस्ट लिया जाएगा और देखते हैं कि कौन है वो सबसे अच्छा पढ़ के आता है, सबसे अच्छा इन क्लासों का है लाभ उठा रहा है, तो इसका हमें पता लगेगा। और जो बालक है वो प्रथम दिन से अपनी अच्छी तैयारी करता है तो उसे मेरिट में आने से, उसे अच्छे नंबरों लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन जो क्लासें ऑनलाइन चल रही है इनका अधिक से अधिक आप फायदा उठाइए, अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक आप वाक्य बनाइए, अभ्यास कीजिए। तो जब आप क्लास में आएंगे तो इन सब का आपकी कक्षा जांच ली जाएगी, टेस्ट है वो लिया जाएगा। इसलिए आप एक भी क्लास को मिस मत कीजिए। सारी क्लासें सारे सब्जेक्ट की हो रही है तो उन सब का लाभ है आप अधिक से अधिक लीजिए। संख्यावाचक विशेषण जैसा कि नाम से पता चलता है, संख्या यानी कि जिसमें संख्या का बोध होता हो, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस विशेषण के द्वारा संख्या व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण है कहते हैं। जैसे पांच पुस्तकें, 10 पेन, कुछ किताबें, हजारों रुपए, ये कुछ उदाहरण लिखे हैं। इनसे पता चलता है 5 पुस्तकें तो यानी कि किसी निश्चित संख्या का बोध करवाया जा रहा है। 10 पेन तो निश्चित संख्या है इनकी, पेन है वो 10 है। कुछ किताबें तो कुछ कहने से अनिश्चितता का बोध होता है, वो 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, हजारों की संख्या में भी हो सकती है। हजारों रुपए तो हजारों रुपए में 1000 हो सकते हैं, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ अनिश्चितता का बोध होता है। इन उदाहरणों के द्वारा हमें पता चलता है कि संख्यावाचक जो विशेषण है इसके उपभेद भी होते हैं। इसके संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है वो किए गए हैं। 2 भेद है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चलता है। निश्चित मतलब जिसमें निश्चित संख्या दी होगी। जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कहते हैं। उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने मुझे 4 पेंसिलें दी। स्नेहा ने 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी।
रमेश के पास 4,000 रुपये हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा मान ने मुझे 4 पेंसिलें दी। 4 जो शब्द है वो पेंसिलों की संख्या की निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ इस वाक्य को पढ़ने पर माँ ने मुझे 4 पेंसिलें दी, 4 पेन दिए, तो इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। स्नेहा ने 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी। अब उसने 5 कॉपियां खरीदी है, 5 अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी है। तो यानी कि 5 जो शब्द है वो किससे निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। तो यहाँ निश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा। रमेश के पास 4,000 रुपये हैं, तो 4,000 रुपये एक निश्चित संख्या का बोध है वो करवा रहे हैं। तो यहाँ निश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा। दूसरा इसका उपभेद है अनिश्चित संख्या वाचक। दूसरा हो गया अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द द्वारा निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रमेश के पास कुछ किताबें हैं। माता जी ने मुझे कुछ रुपए दिए। पुस्तकालय में हजारों किताबें हैं। पुस्तकालय में हजारों किताबें हैं या हजारों पुस्तकें हैं, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। हजारों में कितनी भी हजार हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, 80,000 तक कुछ कितनी भी किताबें हो सकती है। अर्थात कुछ जो शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा। माता जी ने मुझे कुछ रुपए दिए। अब कुछ रुपए में 5 रुपये हो सकते हैं, 10 रुपये हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ अनिश्चितता का बोध करवाया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण होगा। अब देखिए एक चीज आपको और बता देती हूँ। जो निश्चित संख्या वाचक विशेषण होता है उसमें प्रयोग के अनुसार किस किस में होता है निश्चित संख्या वाचक? प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्या वाचक विशेषण, जिसमें पहला आता है गणनावाचक। गणना जैसे नाम से ही पता है, गणना मतलब गिनती करना। जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। दूसरा आता है क्रमवाचक। क्रमवाचक इसमें आता है आपका जैसे पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां, 20वां जो भी है। तो निश्चितता का बोध होता है पहला। पहला कहने से पहले व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, दूसरा कहने से दूसरे व्यक्ति का, 5वां कहने से 5वें व्यक्ति का ही बोध हो रहा है या 5वें वस्तु का बोध हो रहा है। तो ये किसमें आते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अपना आता है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक में जैसे दूना, दूना, चौगुना, 5 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। तो यानी दूना कहने से कोई वस्तु है या कोई संख्या है वो दूना कहने से दुगनी हो जाती है।
जैसे 5 है तो 5 का दुगुना कितना हो गया, 10 हो गया। चौगुना कहने से 4 गुना हो जाती है 5, 5 गुना कहने से वो 5 गुने हो जाती है, 20 गुना कहने से 20 गुनी हो जाती है। तो यानी कि निश्चित संख्या का बोध है वो करवाता है। तो ये आवर्ती वाचक है वो किस में आता है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। चौथा है अपना समुदाय वाचक। समुदाय वाचक जिसमें आता है दोनों, तीनों, पांचों, आठों, दसों, जो भी है। तो दोनों कहने से दो व्यक्तियों का ही बोध होता है, तीनों कहने से तीन व्यक्तियों का ही बोध हो रहा है, तीन चीजों का ही, वस्तुओं का या तीन वस्तुओं का बोध हो रहा है। तो ये भी किस में आते हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। चौथा आता है अपना, पांचवा आता है समुदाय वाचक, समुच्चय वाचक। पांचवा आता है समुच्चय वाचक। समुच्चय वाचक में आता है जैसे दर्जन। दर्जन, दर्जन कहने से एक निश्चित संख्या का बोध होता है, क्योंकि एक दर्जन में कितनी वस्तुओं का समावेश होता है, कितनी वस्तुओं का सृजन होता है, 12 वस्तुएं होती है। तो 12 वस्तुओं का एक निश्चित संख्या का बोध होता है दर्जन कहने से। जोड़ा, जोड़ा कहने से दो वस्तुओं का बोध या दो व्यक्तियों का बोध होता है। युगल, युग्म, युग्म, चालीसा, सतसई। चालीसा कहने से 40 वस्तुओं का या बोध होता है, 40 व्यक्तियों का बोध होता है। सतसई कहने से 7 वस्तुओं का बोध होता है। तो ये भी किस में आते हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से बने हुए अगर कोई वाक्य आपके सामने रखे जाए तो आपके लिए पहचानना बिल्कुल आसान होगा कि ये किस में आते हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जो अपना भेद है विशेषण का, कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जो शब्द है वो सीधा सीधा बोध करवाता है किसका, नाप तोल का बोध करवाता है, माप तोल का बोध करवाता है, माप तोल का बोध करवाता है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध करवाता है। माप तोल का बोध करवाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कुछ मीटर कपड़ा, 2 गज जमीन, 5 किलो चावल, 10 किलो चीनी, कुछ दूध, सब घन इत्यादि के, ठीक है ना। तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम या जो विशेषण किसी वस्तु की माप तोल का बोध करवाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला होता है निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वही संख्यावाचक वाली बात हो गई। निश्चित शब्द है तो निश्चितता का ही बोध करवाया जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि देखते हैं कि जिस विशेषण के द्वारा किसी वस्तु की
निश्चित माप तोल का बोध करवाया जाता है। निश्चित माप तोल का बोध करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहेंगे। उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहेंगे, कहते हैं। जैसे सरिता ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। सरिता ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। मेरे पास 10 गज जमीन है। मेरे पास 10 गज जमीन है। रजत ने 5 किलो आलू खरीदे। रजत ने 5 किलो आलू खरीदे। तो इससे देखिए निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। निश्चित सरिता ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब उसने मीटर में, ये मीटर में, सेंटीमीटर में, यानी कि जो माप तोल के जो भी परिमाण होते हैं उसमें सब में क्या आता है? परिमाणवाचक विशेषण आता है। तो 5 मीटर यहाँ निश्चित हो गया कि उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा है। 10 मीटर नहीं, 5 मीटर कपड़ा खरीदा है। मेरे पास 10 गज जमीन है। तो निश्चित परिमाण का बोध है वो करवाया जा रहा है। रजत ने 5 किलो आलू खरीदे। उसने आलू खरीदे लेकिन कितने? 5 किलो खरीदे थे, यानी कि निश्चित परिमाण का बोध है वो यहाँ हो रहा है। अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित यानी कि निश्चितता का बोध है वो यहाँ नहीं होता है। जिस विशेषण शब्द द्वारा या जिस विशेषण के द्वारा किसी वस्तु की निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, नहीं होता है, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे हरीश ने कुछ गज जमीन खरीदी। गिलास में कुछ दूध है। मेरे पास कुछ मीटर कपड़ा है। यहाँ देखिए कुछ जो शब्द है वो जमीन का अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। कुछ गज जमीन है, यानी कुछ गज जमीन है वो 5 गज भी हो सकती है, 10 गज हो सकती है, 20 गज हो सकती है, 50 गज भी हो सकती है। तो यहाँ जो कुछ शब्द है वो किसका बोध करवा रहा है? अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। गिलास में कुछ दूध है। अब कुछ वो थोड़ा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, पौन भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ जो कुछ शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करवाया जा रहा है। कुछ मीटर, तो कुछ मीटर में 2 मीटर हो सकता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो अनिश्चित परिमाण का बोध करवाया जा सकता है। अब यहाँ
ये संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ने के बाद एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पढ़ा हमने परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। इसमें भी आया निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें भी आया निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में ध्यान रखने योग्य बात है कि संख्या, यानी कि संख्या का मतलब है कि जिन्हें गिना जा सकता हो, जिन वस्तुओं को गिना जा सके, जिन वस्तुओं को या व्यक्तियों को गिना जा सके, वो तो किस में आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जिन्हें हम तोलते हैं, मापते हैं, जिन्हें हम तोलते हैं, मापते हैं, वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यानी जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं कि मैदान में कुछ लोग खड़े हैं, तो कुछ लोगों को हम गिन सकते हैं, भले वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं कि 5 है, 10 है, 20 है, 50 है। जैसे कहे कि कुछ गज जमीन है, तो गज जमीन है, उन्हें मापा जाता है, माप के खरीदा जाता है, माप के बेचा जाता है। जैसे हम कुछ बाजार से सामान खरीद के लाते हैं तो तोल के लाते हैं, शक्कर ला रहे हैं, चीनी ला रहे हैं, गुड़ ला रहे हैं, या सब्जी ला रहे हैं तो तेल ला रहे हैं, भले ही वो द्रव्य पदार्थ हो चाहे वो ठोस हो, जिनको हम खरीद के ला रहे हैं, तुलवा के ला रहे हैं, माप के ला रहे हैं, वो सब किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं, 5 पेन है, 10 किताबें हैं, 20 लोग हैं, या कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में कुछ छात्र हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो उन सबको हम गिन सकते हैं। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं वो किस में आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जिन्हें हम तोलते हैं, मापते हैं, वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वाक्य सामने रख दिए जाते हैं, तो वहाँ बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा या निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये बात आपको उस वाक्य को पढ़कर पता लग जानी चाहिए कि इसमें वस्तु या व्यक्ति, वस्तु को तोला जा रहा है, मापा जा रहा है, या ये वस्तु या व्यक्ति गिनने योग्य है, जिन्हें हम गणना कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, वो संख्यावाचक में आते हैं। जिन्हें हम तोलते हैं, मापते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत लिया जाता है। अगला आता है अपना चौथा, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो विशेषण होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है, ये सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब विशेषण है, उसी विशेषण है किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब देखो, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों की अगर विशेषता बताई जा रही है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत किया जाता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह पेन तुम्हारा है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ये रुपए रमेश के हैं, ये रुपए रमेश के हैं। तो यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम आते हैं। लेकिन यहाँ ये सर्वनाम जो शब्द है वो पेन, यानी पेन क्या है, संज्ञा, इस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करे, इसलिए यहाँ ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इस पेन की ओर ये संकेत भी कर रहा है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। वह पेन तुम्हारा है, तो कहने से ही पता चलता है कि उस पेन की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेन जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, और वह पेन यानी कि उस पेन की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। पुस्तक क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द है, तो इस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये सर्वनाम होते हुए भी यहाँ क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण भी है। ये रुपए मेरे हैं, रुपए जो कि संज्ञा को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द है वो विशेषण होते हुए भी इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ कौन सा विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण भी है, संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक विशेषण भी है। अगर देखो मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं कि वह तुम्हारा पेन है, तब ये जो वाक्य है वो न तो संकेतवाचक विशेषण रहेगा न सार्वनामिक विशेषण रहेगा, कि वह तुम्हारा पेन है। तो ये जो विशेषण, ये सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाते हैं जब इनके तुरंत बाद है कोई संज्ञा शब्द आए। जैसे पेन है वो संज्ञा शब्द है, पुस्तक संज्ञा शब्द है, रुपए है वो संज्ञा शब्द है। अगर मैंने ये कह दिया कि ये पेन तुम्हारा है ना, तो वह तुम्हारा पेन है, तो यहाँ ये संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इस विशेषण में ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। सार्वनामिक विशेषण में या संकेतवाचक विशेषण में तभी वो संकेतवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा जब इस विशेष सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद है कोई संज्ञा शब्द आए, तब ये विशेषण का कार्य करते हैं, नहीं अन्यथा ये एक साधारण वाक्य कहलाएगा। अगला आता है, पांचवा भेद है अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक नया शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा आपने पढ़ी होगी, अगर हमारे पास समय बचता है तो हम संज्ञा वाला टॉपिक भी है आपको अच्छे से करवा देंगे। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है, किन किन को शामिल किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत किन किन विषयों को शामिल किया जाता है। तो वो जब आपके टॉपिक समझ में आ जाता है तो आगे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु का बोध करवाते हैं। तो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी रजाई, बंगाली चावल,
बीकानेरी भुजिया। तो ये देखिए जयपुर है। जयपुर शब्द अगर हम जयपुर को अलग से एक शब्द को लेते हैं तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जयपुर एक विशेष स्थान का बोध करवा रहे हैं, किसी एक स्थान का बोध करवाया जाता है, वो किसमें आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जयपुरी रजाई, अब रजाई की यहाँ विशेषता प्रकट कर रहे हैं। रजाइयाँ और बहुत होती है, बहुत प्रकार की बनाई जाती है, लेकिन जयपुरी रजाई जो विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है जिसे, तो यहाँ इस रजाई की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है किस शब्द के द्वारा? जयपुरी रजाई के द्वारा। और जयपुर एक विशेष स्थान होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जो विशेषण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, वो किसमें आती है? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो जयपुरी रजाई, बंगाली चावल और बहुत जगहों से आते हैं, लेकिन बंगाल के चावल है वो अत्यधिक प्रसिद्ध स्थान से आते हैं और बंगाल है वो स्थान विशेष में आ जाता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बंगाली चावल की विशेषता बताई जा रही है, तो बंगाली जो शब्द है वो किसमें? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऐसे बीकानेरी भुजिया है, वो विशेष भुजिया की क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा आया? व्यक्तिवाचक विशेषण आता है। लास्ट अपना बचता है भिन्नतावाचक विशेषण। छठा जो विशेषण का भेद है, छठा भिन्नतावाचक। भिन्नता नाम से ही पता चलता है कि भिन्न भिन्न जो विशेषण शब्द, परिभाषा देख लेते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की भिन्नता का बोध, भिन्नता का बोध करवाते हैं, उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक दो। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक दो। देश के हर एक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। बाहर खड़े सभी व्यक्तियों को ये सूचना दे दी जाए। तो जो हर एक है, प्रत्येक है, तो ये भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि भिन्न भिन्न विद्यार्थी का बोध करवा है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों की विशेषताओं को भी प्रकट करे है, अलग अलग होकर भी एक है। तो प्रत्येक जो विद्यार्थी को पुस्तक दो, तो यहाँ कौन सा आ गया? भिन्नता का बोध करवाते हुए भी एकता का बोध करवाया जा रहा है। तो यहाँ भिन्नतावाचक विशेषण है, विद्यार्थी की विशेषता को प्रकट कर रहा है। हर एक व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों की विशेषताओं को प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ भिन्नतावाचक विशेषण होगा। ईमानदार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। अब इसके बाद में आती हैं विशेषण की अवस्था। ये अपने विशेषण के 6 भेद थे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं, कुछ आपको कंफ्यूज है, तो जब हम क्लास में आएंगे तब सारे कंफ्यूज है वो दूर कर लेंगे। जो कुछ भी आपको पूछना है वो हम कक्षा में पूछेंगे। सबसे पहले तो आते हैं हम आपका टेस्ट लेंगे, तब पता चलेगा कि आपने इन क्लासों का कितना लाभ उठाया है। इन भेदों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनके जो उदाहरण है वो खुद बनाएंगे और खुद उदाहरण बनाकर उनका पता लगाने की चेष्टा आप करेंगे कि ये संकेतवाचक विशेषण है या ये परिमाणवाचक विशेषण है, या विशेषण का कौन सा भेद है, या कौन सा शब्द है जो किस
विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो इसका आप जितना ज़्यादा अभ्यास है वो घर पर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आता जाएगा। जो अपने हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो न केवल आपकी कक्षाओं के हिसाब से बल्कि आगे जाकर जब आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं तो उसके लिए भी ये विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ भी आपको इनसे लाभ मिलने वाला है, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अगर आपने यहाँ इनकी परिभाषाएं अच्छे से पढ़ी है, इनके भेदों को अच्छे से जाना है, इनका आपने बार बार अभ्यास किया है तो आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। बड़ी आसानी से आप पहचान कर अपने उत्तर को सही रूप है वो दे सकेंगे। इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, एक भी क्लास आप उनको मिस मत कीजिए, लगातार जो क्लासें हैं उन्हें आप लीजिए और अभ्यास कीजिए। अब आती है इसमें विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक रूप से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। तीन अवस्थाएं मानी जाती है, जिसमें पहली आती है मूलावस्था। यह विशेषण की वो अवस्था है जो सामान्य रूप से विशेषता को प्रकट करती है। यह अवस्था संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की सामान्य अवस्था का बोध करवाती है। सामान्य अवस्था का बोध करवाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है, सीधा सीधा सामान्य रूप है इसमें दिखाया जाता है, करवाती है। इसमें तुलना नहीं होती है। इसमें तुलना नहीं होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे लघु, प्रिय, श्रेष्ठ इत्यादि। रमेश सुरेश से लघु है, रमेश सुरेश से लघु है, लघु यानी छोटा। तो इसमें मतलब सामान्य विशेषता है वो बताई जाती है। दूसरी अपनी आती है उत्तरावस्था। इस अवस्था के अंतर्गत विशेषण की इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना करके किसी एक को कम या अधिक बताया जाता है। कम या अधिक बताया जाता है। जैसे श्रेष्ठतर, लघुतर, महत्तर इत्यादि। जैसे उदाहरण देते हैं कि पिताजी सुरेश को महेश से श्रेष्ठतर समझते हैं।
कि पिताजी सुरेश को महेश से श्रेष्ठतर समझ रहे हैं, यानी सुरेश और महेश के बीच में तुलना करके किसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, सुरेश को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, यानी दो की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक बताया जाता है। वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। अंतिम जो अवस्था है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था ये अपनी तीसरी अवस्था है और विशेषण की अंतिम अवस्था है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस अवस्था में बहुत सारे व्यक्तियों के बीच, बहुत सारे या अनेक वस्तुओं व व्यक्तियों के बीच में तुलना करके किसी एक को सबसे श्रेष्ठ, सबसे कम या अधिक बताया जाता है, कम या अधिक बताया जाता है और इसमें मूल शब्द के साथ कम लग जाता है। जैसे श्रेष्ठतम, लघुतम, श्रेष्ठतम, लघुतम। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, एक वाक्य देख लेते हैं कि मोहन सभी खिलाड़ियों में श्रेष्ठतम है, मोहन सभी खिलाड़ियों में श्रेष्ठतम है। गाय सभी पशुओं में श्रेष्ठतम है, यानी कि बहुत सारे पशुओं के साथ तुलना करके गाय को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मोहन है बहुत सारे खिलाड़ियों में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, अधिक के साथ तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे कम बताया जाता है। ये अपना विशेषण का जो टॉपिक था वो यहाँ पूरा होता है, कंप्लीट होता है। इसका आप अधिक से अधिक है वो अभ्यास कीजिए। कोई चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो जब हम क्लास में आएंगे तो तब इसका अध्ययन है वो फिर से कर लेंगे। आपका जो कंफ्यूज है उसे दूर किया जाएगा, सारे आपके प्रश्नों के उत्तर है वो दिए जाएंगे, लेकिन आप इनकी तैयारी है वो अच्छे से करके आएंगे। सारे विषयों की जो क्लासें लग रही है उनका अधिक से अधिक लाभ है आप उठाइएगा। अगले क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।